हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 7 के चैप्टर 10 विच इज़ लाइफ प्रोसेसेस इन प्लांट्स को पढ़ेंगे। तो लाइफ प्रोसेस इन प्लांट्स मतलब प्लांट्स के जो जीवन को चलाने के लिए जो प्रक्रिया हमें चाहिए उसके बारे में हम जानेंगे। तो आओ चलो शुरू करते हैं। In grade 6, we learned that all living beings grow and need food for their growth. Also, in the previous chapter, we discussed the process through which animal obtain nutrition. क्लास 6 में भी तुम लोगों ने पढ़ा है कि जितने भी जीव जंतु हैं उन्हें ग्रो करने के लिए फूड ज़रूरी होता है। और इससे पहले वाले चैप्टर जो कि लाइफ प्रोसेस एंड एनिमल है उसमें भी हम लोगों ने एनिमल्स के न्यूट्रिशन के बारे में जाना था। We know that animals eat food to grow, but what about plants? Have you ever seen plant eating food like animals do? As animals grow, their size and weight usually increase and their bodies undergo various changes. What changes do you notice in plants when they grow? हमने एनिमल्स के बारे में तो जान लिया कि वो क्या खाते हैं, किस तरह खाते हैं, कैसे उनमें न्यूट्रिशंस आता है, लेकिन प्लांट्स के बारे में क्या? प्लांट्स के बारे में हमने अभी तक जाना नहीं है। और क्या तुम जानते हो कि प्लांट्स मतलब जो है हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 7 के चैप्टर 10 लाइफ प्रोसेस इन प्लांट्स को पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। ग्रेड 6 में तुम लोगों ने पढ़ा है कि जो लिविंग बींग्स होते हैं उन्हें खाना चाहिए होता है ताकि उनमें ग्रोथ हो सके। और हम लोगों ने इस चैप्टर के पहले वाले चैप्टर में भी हमने पढ़ा है कि एनिमल्स को न्यूट्रिशन कैसे मिलता है। तो वी नो दैट एनिमल्स ईट फूड टू ग्रो, बट व्हाट अबाउट प्लांट्स? हम लोग जानते हैं कि एनिमल्स को ग्रो करने के लिए फूड यानी भोजन की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन प्लांट्स के साथ क्या? हैव यू एवर सीन प्लांट्स ईटिंग फूड लाइक एनिमल्स डू? क्या तुमने प्लांट्स को उसी तरह खाते देखा जैसे एनिमल्स खाते हैं? एज एनिमल्स ग्रो देयर साइज एंड वेट यूजुअली इंक्रीज। जैसे जैसे एनिमल बढ़ते हैं उनकी साइज और वेट में भी बढ़ोतरी होती है। एंड द बॉडी अंडरगोज वेरियस चेंजेस, और उनके शरीर में भी बदलाव होता है। व्हाट चेंजेस डू यू नोटिस इन प्लांट व्हेन दे ग्रो? तो तुम प्लांट्स में क्या नोटिस करते हो जब वो ग्रो करते हैं? एनिमल्स में तो हमने साइज, वेट, बॉडी चेंजेस देख लिया, लेकिन प्लांट्स में क्या? We learned that food provide nutrients like carbohydrate, fat, protein, vitamin and mineral, which along with the water are all essential for growth. हमने पढ़ा कि जो फूड होता है वो एसेंशियल होता है। क्यों? क्योंकि वो हमें न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। और कैसे न्यूट्रिएंट? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स विद प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स अलोंग विथ वाटर, पानी के साथ। ये सारे हमारे ग्रोथ के लिए एसेंशियल होता है। तो आओ चलो प्लांट्स के बारे में हम पढ़ते हैं कि उन्हें क्या न्यूट्रिएंट्स की लिए ज़रूरत पड़ती है ताकि ग्रोथ हो सके। How do plants grow? Look around your neighborhood. Have you observed any changes in plant during its lifespan? As a plant grows, new leaves and branches emerge. Its height increases and its stem thickens. What do you think causes these changes? Discuss with your friends and provide your explanation as well. अपने आसपास देखो और प्लांट्स के चेंजेस को देखो। प्लांट्स बढ़ते हैं, लीव्स आती है, ब्रांचेस आते हैं, उनकी हाइट बढ़ती है और जो स्टेम होता है वो मोटा हो जाता है। और ये सारे चेंजेस कैसे होते हैं क्या तुम्हें पता है? तो अपने दोस्तों के साथ ये चीज़ जानो और डिस्कस करके फिर उसका एक्सप्लेनेशन जानो। अब हमें एक एक्टिविटी करनी है। इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है कि 3 अर्दन पॉट्स को यूज़ करना है। 3 मिट्टी की जो घड़े होते हैं, मिट्टी की जो पॉट्स होते हैं उनको यूज़ करना है, या फिर हम इसकी जगह पे बॉटल या कंटेनर को भी यूज़ कर सकते हैं। बट वो सेम साइज़ का होना चाहिए और गार्डन के सॉइल से भरा होना चाहिए। मतलब आपकी जो गार्डन है उसमें जो सॉइल है उससे आप इस तीनों अर्दन पॉट को भर दो। प्लांट सैपलिंग ऑफ सिमिलर साइजेस ऑफ फास्ट ग्रोइंग प्लांट लाइक चिली और टोमेटो इन ईच पॉट। अब सैम्पलिंग्स को ऐड कर दो, जो या तो वो चिली हो या टोमेटो या कोई भी प्लांट जो कि फास्ट ग्रो कर सकता है, उसके प्लांट को हर एक यानी A, B, C पॉट्स में ऐड कर दो या डाल दो। उसके बाद पॉट को A, B और C नेम दे दो। काउंट द नंबर ऑफ लीव्स ऑन ईच सैपलिंग एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। फिर रिकॉर्ड करना है हमें ऑब्जर्वेशंस को, जिसमें से सबसे पहले क्या करना है, नंबर ऑफ लीव्स कितना है हर एक सैपलिंग में। फिर प्लेस पॉट इन डायरेक्ट सनलाइट। पॉट ए को डायरेक्ट सनलाइट पे रख दो। कीप द सॉइल इन दिस पॉट स्लाइटली मॉइस्ट बाय एडिंग एन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर एवरी डे। और इसे
इसमें जो पानी है वो ऐड करते रहो सफिशिएंट अमाउंट में हर दिन। प्लेस पॉट बी इन डायरेक्ट सनलाइट, पॉट बी को भी डायरेक्ट सनलाइट में डाल दो, लेकिन वहाँ पानी को हमको ऐड नहीं करना है विदाउट एडिंग द वाटर टू द सॉइल। प्लेस पॉट सी इन द डार्क, अब पॉट सी को क्या करना है, हमें डार्क कंडीशन में रख देना है। कीप द सॉइल इन दिस पॉट स्लाइटली मॉइस्ट, और यहाँ पे जो सॉइल है उसे थोड़ा सा नमी में बना दो, वैसा मतलब हल्का पानी ऐड करते रहो। बाय एडिंग एन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर एवरी डे, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर जो है मतलब एडिक्वेट जो है वो पानी को ऐड करते जाओ। ऑब्जर्व द प्लांट फॉर 2 वीक्स, अब 2 वीक्स तक प्लांट को ऑब्जर्व करते रहो। रिकॉर्ड चेंजेस इन देयर हाइट, उसके बाद चेंजेस को ऑब्जर्व करो, क्या क्या चेंजेस दिखेंगे, हाइट में, नंबर ऑफ लीव्स में, लीव्स के कलर में, और भी कुछ अगर चेंजेस दिखता है तो उसे भी नोट डाउन करना है। तो ये हमें टेबल लेना है जहाँ पे इफेक्ट ऑफ सनलाइट एंड वाटर ऑन प्लांट ग्रोथ। सबसे पहले पॉट ए लेंगे जिसमें हम डायरेक्ट सनलाइट और वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी अवेबिलिटी ऑफ सनलाइट है तो यस, वाटर है तो यस। पॉट बी में इनडायरेक्ट सनलाइट विदाउट वाटर, यानी सनलाइट है तो यस, वाटर है तो नो, नहीं है तो नो। इन द डार्क विथ वाटर, अब हम यहाँ सनलाइट नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, डार्क कंडीशन प्रोवाइड कर रहे हैं, वाटर है तो यस। अब इन सब में हमें हाइट देखना है कि क्या चेंजेस हुआ, डे 1 को कितना था और 2 वीक के बाद कितना आया, नंबर ऑफ लीव्स में डे 1 में कितना था और 2 वीक के बाद कितना आया, कोई क्या कलर में भी चेंज आया लीव्स के, ग्रीन हुआ या येलो हुआ, तो वो भी हम नोट डाउन कर लेंगे तीनों पॉट में, 1, 2, 3 या फिर A, B, C में। अब what differences did you observe between the plant in the tree pot? Which pot has the plant with maximum growth? Which pot has the plant with the least growth? हमें तीनों पॉट को चेक करते हुए 3 क्वेश्चन का जवाब देना है। सबसे पहले कि क्या क्या डिफरेंसेस दिखा है प्लांट्स में तीनों पॉट में, पहले और बाद 2 हफ्ते बाद। दूसरा, कौन सा पॉट जो है जिसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ दिखी है हमें, और तीसरा क्या हमें जानना है कि विच पॉट हैज द प्लांट विथ लीस्ट ग्रोथ, सबसे कम किस में ग्रोथ हुई है। तो ये 3 क्वेश्चन हमें जानना है। एनालाइज द ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डेड इन टेबल 10.1 एंड डिस्कस देम विद योर टीचर एंड फ्रेंड्स। अब उस ऑब्जर्वेशन को एनालाइज करो और अपने टीचर और फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो। तो यू आर लाइकली टू फाइंड दैट द plant in pot A kept in direct sunlight with adequate water grows better than the plant in pot C, which gets adequate water but no sunlight. The plant in pot B may have died as it did not get water even though it received adequate sunlight. अब हम क्या पाएंगे कि जो पॉट ए है वहां पे ग्रोथ बहुत अच्छी दिखी है, बहुत ही बेटर वे में, और किसके कंपेयर में, तो प्लांट सी के जो उसको हमने अंधेरे में रखा था। और पॉट बी में जो है प्लांट जो है वो डाई हो गए थे, डेथ हो गया था, क्यों, क्योंकि उन्हें सफिशिएंट वाटर यानी पानी की प्रोवाइड नहीं की थी हमने। तो हम इससे क्या अनुमान लगाते, क्या इन्फर करते हैं, तो इससे हम ये जानते हैं कि प्लांट्स को ना दोनों चीज की आवश्यकता होती है, किसकी, सनलाइट और वाटर की अपने ग्रोथ के लिए। हाउ डू प्लांट गेट फूड फॉर देयर ग्रोथ, अब प्लांट्स कैसे अपना खाना बनाते हैं अपने ग्रोथ के लिए, तो हम ये जानते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं वो अपना खाना या तो प्लांट से लेते हैं डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली। डायरेक्टली यानी प्लांट प्रोडक्ट्स से, और दूसरा इनडायरेक्टली कैसे, जो एनिमल्स जो प्लांट्स को खाते हैं, जैसे कि काउ, गोट, पिग एंड मेनी मोर, दैट इन टर्न इन ईट प्लांट फॉर देयर न्यूट्रिशन, अपने न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ के लिए जो खाना खाते हैं उन एनिमल्स को। बट हाउ डू प्लांट ऑब्टेन फूड, दे नीड टू ग्रो, अनलाइक एनिमल प्लांट डू नॉट ईट फूड। अब यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस भी बोल सकते हो कि प्लांट और एनिमल में क्या डिफरेंस है, तो वहाँ पे एक पॉइंट ये ऐड हो जाएगा कि प्लांट्स जो है वो खाना नहीं खाते, दे डू नॉट ईट फूड, बट वहीं पे एनिमल्स जो है वो अपना खाना खाते हैं। तो आओ चलो स्टार्ट करते हैं कि प्लांट्स को फूड कैसे मिलता है। तो सबसे पहले हम पत्तों के बारे में बात करेंगे। पत्ते, द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट, हमारे फैक्ट्रीज तो मल्टीपल है लेकिन प्लांट के पास एक ही है जो बहुत ज़्यादा भी होते हैं, यानी लीव्स, जिसे हम फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट बोलते हैं। प्लांट स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, प्लांट जो है फूड को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, स्टार्च के फॉर्म में। स्टार्च क्या है, तो एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। दिस स्टार्च इज प्रोड्यूस्ड इन द लीव्स ऑफ प्लांट विच बाय डिजाइन आर जनरली ब्रॉड एंड फ्लैट, और ये स्टार्च कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लीव्स में, लीव्स जो कि आपका ब्रॉड, चौड़ा और फ्लैट होता है।
दीज आर मोस्टली ग्रीन। ये जो प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास पिगमेंट होता है। पिगमेंट कैसा? ग्रीन कलर का, जिसका नाम है क्लोरोफिल, दैट हेल्प्स इन कैप्चरिंग सनलाइट एफिशिएंटली। और ये क्लोरोफिल सन के जो लाइट्स होते हैं उसको कैप्चर पकड़ने में मदद करता है। Let us find out the role of chlorophyll plays in the preparation of food in the form of starch in plant. अब तक हमने ये बात जाना कि हमें प्लांट्स को जो होते हैं न्यूट्रिशन के लिए सबसे पहला क्या चाहिए होता है, तो वाटर चाहिए होता है। दूसरा और क्या चाहिए होता है, तो सनलाइट चाहिए होता है। तीसरा हमने बात की है क्लोरोफिल की। अब क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन पिगमेंट है जो कि आपका लीव्स में प्रेजेंट होता है। और ये लीव्स में और क्या प्रेजेंट हो जाता है? लीव्स में खाना स्टोर होता है, किस फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में। अब हम इसी क्लोरोफिल को चेक करेंगे कि क्या वो लिटरली जरूरी होता है या नहीं होता है। द टीचर में डेमोन्स्ट्रेट दिस एक्टिविटी। तो चलो क्या है, कीप अ लीफ इन बॉइलिंग वाटर फॉर 5 मिनट्स टू सॉफ्टन इट। अब हम एक पत्ते को लेंगे और उसको बॉइलिंग वाटर में 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये जो लीफ है वो सॉफ्ट हो जाए। टिप द लीफ इन अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग अल्कोहल। उसके बाद ये लीफ को हमको टेस्ट ट्यूब में डालना है और जिस टेस्ट ट्यूब में क्या है? अल्कोहल है। प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन अ बीकर कंटेनिंग बॉइलिंग वाटर। अब यही टेस्ट ट्यूब को हम बॉइलिंग वाटर में ऐड कर देंगे और वेट करें कब तक? जब तक लीफ जो है वो कलरलेस ना हो जाए। टेक आउट द लीफ एंड प्लेस इट ऑन द प्लेट। अब लीफ को निकालने के बाद उसे प्लेट पे रखना है। नाउ पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूटेड आयोडीन सॉल्यूशन। उसके बाद फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूटेड आयोडीन सॉल्यूशन ऐड करना है। किसकी मदद से? ड्रॉपर की मदद से। ऑन द डीकलराइज लीफ, जो इसका कलर नहीं है उसमें ऐड कर देना है। लीफ यानी जो कलरलेस लीफ है उसमें हम फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन ऐड कर दे रहे हैं और उसके बाद कुछ मिनट्स तक हमें वेट करके ऑब्जर्व करना है। इफ द कलर ऑफ लीफ चेंजेस टू ब्लू ब्लैक इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। अगर लीफ का कलर चेंज हो रहा है ब्लू ब्लैक में तो ये क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है कि लीफ में स्टार्च प्रेजेंट है, यानी खाना जो है वो स्टार्च के फॉर्म में प्रेजेंट है। Alcohol should never be placed near the heat source directly as it is highly flammable and can easily lead to fire and burns. अल्कोहल एक फ्लेमेबल सब्सटेंस है जिसको हमें डायरेक्ट हीट के सामने नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि वो आग पकड़ सकता है और जला सकता है। तो एक बात यहाँ पे है कि हम अल्कोहल को क्यों यूज़ कर रहे हैं। अल्कोहल को यूज़ करना इसलिए है ताकि क्लोरोफिल की डेथ हो सके, मतलब क्लोरोफिल ख़त्म हो सके, डिस्ट्रॉय हो जाए। अब डिस्ट्रॉय होने के बाद तो फर्दर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, तो खाना जो स्टार्च के फॉर्म में प्रेजेंट है वो हमें इजीली देख सकता है। किसकी मदद से? आयोडीन की मदद से। डिड यू वंडर वाई वी डीकलराइज द लीफ इन द बिगिनिंग ऑफ दिस एक्टिविटी? क्या तुमने सोचा कि हम डीकलराइज यानी कलरलेस क्यों बना रहे हैं? Decolorization of leaf enables us to easily observe color change and thus the presence of starch. Decolorization यानी लीफ को कलर से रहित करने से क्या होता है कि हम कलर जो चेंज यानी जो आयोडीन सॉल्यूशन से जो चेंजेस आएगा वो इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं और ये क्या दर्शा सकता है कि स्टार्च प्रेजेंट है कि नहीं। अब in activity 10.1 we have learned that water and sunlight are essential for plant growth. 10.1 से हमने क्या जाना कि water and sunlight जरूरी होता है प्लांट के ग्रोथ के लिए। और 10.2 से हमने क्या जाना कि हमने ग्रीन लीव्स स्टोर स्टार्च एज फूड। ग्रीन लीव्स जो है वो स्टार्च को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ फूड। Bhaskar loves gardening during his free time. Being a curious student, he often looks around his garden and wonder how plants produce food. भास्कर को गार्डनिंग बहुत पसंद थी। फ्री टाइम पे वो गार्डनिंग करता था और उसे हमेशा क्यूरियोसिटी होती थी कि कैसे प्लांट अपना खाना खुद से बनाते हैं। From his experience, भास्कर knows that water and sunlight are essential for plant growth. भास्कर अपने एक्सपीरियंस से ये जान चुका था कि वाटर और सनलाइट दोनों ही प्लांट के ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। But he wondered if sunlight contributes to the production of food in the form of starch in plant. पर वो सोचता था कि क्या सनलाइट का भी कोई रोल होता है खाना के प्रोडक्शन में और फूड को स्टोर करने में स्टार्च के फॉर्म में प्लांट्स में। अब आते हैं हम लोग एक्टिविटी 10.3 में। भास्कर टुक अ लीफ हैविंग बोथ ग्रीन एंड नॉन ग्रीन पैचेस। भास्कर ने एक पत्ता लिया जिसमें ग्रीन और नॉन ग्रीन पैचेस दोनों ही थे।
फ्रॉम ईच ऑफ द टू सिमिलर पॉटेड प्लांट, दोनों सिमिलर पॉटेड प्लांट से, वन केप्ट इन सनलाइट एंड अदर केप्ट इन द डार्क फॉर 36 आवर, एक को उसने सनलाइट में रख दिया, दूसरे को डार्क कंडीशन में रख दिया, कितने देर के लिए? 36 आवर्स के लिए। ही वॉन्टेड टू कंपेयर द लीव्स बिफोर एंड आफ्टर द स्टार्च टेस्ट, अब उसे कंपेयर करना था किसको? लीव्स को बिफोर एंड आफ्टर स्टार्च टेस्ट का। तो उसने दो लीव्स को लिया सिमिलर पॉटेड प्लांट से, जिसमें से एक में ग्रीन एंड नॉन ग्रीन पैचेस थे, दोनों में ग्रीन एंड नॉन green patches थे. He made a sketch of the leaves to record the location of the green and the non-green patches on them with the help of the tracing paper. Tracing paper की मदद से उसने क्या किया? ग्रीन एंड नॉन ग्रीन पैचेस जो प्रेजेंट थे उसे ड्रॉ कर लिया, स्केच कर लिया उसका, ताकि उसका लोकेशन उसे पता रहे. आफ्टर दैट ही परफॉर्म्ड एन आयोडीन टेस्ट, उसके बाद उसने आयोडीन टेस्ट किया एज शोन इन 10.2 ऑन द लीव्स. भास्कर रिकॉर्डेड हिज ऑब्जर्वेशन इन टेबल 10.2, उसके बाद भास्कर ने अपने ऑब्जर्वेशन को टेबल में रिकॉर्ड किया. तो चलो कौन सा है टेबल 10.2? तो ये रहा. फिगर 10.2 में उसने प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, स्टार्च के प्रेजेंस को देखना था, किसमें? ग्रीन एंड नॉन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द लीव्स के पार्ट में. तो सबसे पहला, लाइट कंडीशंस फॉर पॉटेड प्लांट, प्लांट केप्ट इन सनलाइट, जिस प्लांट को सनलाइट में रखा गया था उसके लीव्स को स्टार्टिंग जो इनिशियल पीरियड होता है आयोडीन टेस्ट से पहले, उसमें इस तरह से ग्रीन और नॉन ग्रीन पोर्शंस थे. ये ग्रीन पोर्शंस हो गए और ये वाइट वाले नॉन ग्रीन पैचेस हो गए. अब दूसरा, प्लांट केप्ट इन डार्क, डार्क कंडीशन में जो प्लांट को रखा था उसके एक लीफ जो कि जिसमें ग्रीन यानी कि ये पोर्शन ग्रीन पोर्शन और नॉन ग्रीन यानी कि वाइट वाला पोर्शन वो लिया गया. अब उसे हमने आयोडीन टेस्ट किया, भास्कर ने आयोडीन टेस्ट किया, तो ग्रीन कलर पैचेस ऑफ लीफ टर्न ब्लू ब्लैक, जो ग्रीन कलर के जो पैचेस थे वहां पे वो कलर किस में चेंज हो गया? ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो गया. और वहीं पे जब डार्क कंडीशन में जिसे रखा गया था तो यहाँ ग्रीन भी है और नॉन ग्रीन भी है, बट यहाँ पे कलर का चेंज नहीं आया. In table 10.2, Bhaskar recorded a blue-black color indicating the presence of starch on the green patches of the leaf obtained from the plant placed in sunlight. Bhaskar also recorded that the leaf obtained from the plant kept in the dark condition does not show a blue-black color even on the green or green patches, indicating that no starch has been produced. Non-green patches of the leaf obtained from the plant placed in sunlight do not turn blue-black. Does Does it indicate that there is no chlorophyll present in those patches? The non-green patches may not have sufficient chlorophyll. The non-green patches may not have the sufficient chlorophyll to prepare enough starch to be detected using the iodine test. यहाँ पे दो तीन पॉइंट्स को बोला गया जिसमें से दो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जो प्लांट्स के को सनलाइट में रखा था उसके ग्रीन पैचेस तो ब्लू ब्लैक में चेंज हो गए, वहीं पे वाइट पोर्शन चेंज नहीं किया. और डार्क कंडीशन में क्या हुआ? जो ग्रीन हो चाहे नॉन ग्रीन पैचेस हो लीफ में, दोनों में ही चेंजेस नहीं आए. तो तीसरी बात को क्या बोला कि जो नॉन ग्रीन पैचेस जो है सनलाइट में वो आपका ब्लू ब्लैक में चेंज नहीं हुआ. तो क्या यहाँ पे तुम्हारा क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं था? तो इसका जवाब क्या है कि द नॉन ग्रीन पैचेस मे नॉट हैव सफिशिएंट क्लोरोफिल. ये जो नॉन ग्रीन पैचेस है वहाँ पे सफिशिएंट उचित मात्रा में क्लोरोफिल नहीं है, जिसकी वजह से आपका एनफ उचित मात्रा में स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ, जो कि आपका आयोडीन टेस्ट से डिटेक्ट नहीं हो पाया. फैसिनेटिंग फैक्ट, सम प्लांट लीफ अपीयर रेड, कुछ प्लांट्स के जो लीफ होते हैं वो रेड कलर के दिखते हैं या वायलेट के दिखते हैं या ब्राउन के दिखते हैं, बिकॉज दे कंटेन मोर ऑफ दीज कलर्ड पिगमेंट, क्योंकि उनके पास ये सारे कलर्ड पिगमेंट्स होते हैं दैन द ग्रीन कलर्ड पिगमेंट, यानी पिगमेंट्स हैं जिसमें से कलर्ड पिगमेंट ज़्यादा है ग्रीन कलर्ड क्लोरोफिल की कंपैरिजन में. दिस हाइड्स द ग्रीन कलर. सम ऑफ दीज पिगमेंट ऑल्सो हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, ये ग्रीन कलर को हाइड कर देता है और कुछ ये पिगमेंट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस में भी मदद करते हैं. यू कैन यूज एन आयोडीन टेस्ट टू चेक फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च. अब तुम आयोडीन टेस्ट कर सकते हो स्टार्च के प्रेजेंस को चेक करने के लिए ये सारे लीव्स में. ये इंडिकेट करेंगे कि फोटोसिंथेसिस हैज इंडीड टेकन प्लेस, फोटोसिंथेसिस इन कलर्स में भी हुआ है.
What do we infer from the observation listed in table 10.2? Table 10.2 से हम क्या समझते हैं? As we know, leaves are mostly green because of the presence of chlorophyll. We have also seen that the starch is produced where green patches of the leaves are present. We can infer that chlorophyll helps in preparing starch in the presence of sunlight. In fact, it is essential for the preparation of starch. Hence, the leaves are so called food factory of the plant. यहाँ पे हमने ये चीज़ों को जाना कि जितना क्लोरोफिल इम्पोर्टेंट है उतना सनलाइट इम्पोर्टेंट है। तो क्यों? क्योंकि स्टार्च वहाँ पे प्रोड्यूस होगा जहाँ पे ग्रीन पैचेस है, लेकिन वही डार्क कंडीशन में ग्रीन पैचेस होने के बावजूद वहाँ पे क्लोरो स्टार्च का प्रेजेंस हमें नहीं दिखा था। तो हम ये बोल सकते हैं कि प्रेजेंस ऑफ सनलाइट भी ज़रूरी है प्लांट के खाना बनाने के लिए, और इसीलिए लीव्स को हम फूड फैक्ट्री बोलते हैं। व्हाट एल्स इज एसेंशियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फूड? और क्या क्या एसेंशियल है प्लांट के फूड के प्रिपरेशन के लिए? चलो अब जानते हैं। रोल ऑफ एयर इन द प्रिपरेशन ऑफ फूड। एयर की इंपॉर्टेंस को जानते हैं। Activity 10.4. Let us experiment demonstration activity. The teacher may demonstrate this activity. Take a potted green plant and keep it in a dark for 2 or 3 days. पॉटेड ग्रीन प्लांट्स को लेना है और उसे डार्क कंडीशन में रखना है। कितने दिन के लिए? 2 से 3 दिन के लिए। टू अलाउ इट टू डिस्चार्ज। डार्क कंडीशन में क्या होगा? फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, यानी खाना का प्रिपरेशन नहीं होगा, और उससे क्या होगा? खाना नहीं बना, यानी फूड स्टोर नहीं हुआ, यानी डिस्चार्ज हो गया। डिस्चार्ज का मतलब लूज इन स्टोर स्टार्च। जो स्टार्च आपका प्रेजेंस होगा वो आपका लूज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। देन लोकेट वन लीफ ऑफ दिस प्लांट फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। अब एक लीफ को यूज करना है इस एक्सपेरिमेंट के लिए। टेक अ वाइड माउथेड बॉटल एंड पोर सम कॉस्टिक सोडा। एक चौड़ा मुंह वाला बॉटल लेना है जिसमें हमें कॉस्टिक सोडा को ऐड कर देना है। कॉस्टिक सोडा क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इनटू इट। कॉस्टिक सोडा ही क्यों डाला? क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब कर लेता है एयर से। Caution: caustic soda is strong chemical that can cause skin burns. Only teachers should handle it. कॉस्टिक सोडा जो है वो एक स्ट्रॉन्ग केमिकल है जो कि हाथ को जला सकता है, इसलिए टीचर ही हैंडल करेंगे। इंसर्ट हाफ ऑफ द डी स्टार्च लीफ इनटू द बॉटल थ्रू द स्प्लिट कॉर्क। अब स्प्लिट कॉर्क की मदद से हमें आधा लीफ का जो पोर्शन है उसे बॉटल के अंदर इंसर्ट कर देना है, लीविंग द अदर हाफ ऑफ द लीफ आउटसाइड एंड प्लेस द बॉटल एज शोन इन द फिगर 10.3a। हमें ये सेटअप करना है जहाँ पे हमें कॉस्टिक सोडा जो डाला हुआ बॉटल है उसको लेना है, और ये कॉर्क जो कि स्प्लिट किया हुआ है उससे हमें आधा पोर्शन लीफ का अंदर डालना है और आधा जो रहेगा वो बाहर रहेगा। प्लेस द सेटअप इन सनलाइट फॉर फ्यू आवर्स। अब इस सेटअप को हम सनलाइट में छोड़ देंगे कुछ घंटों के लिए। ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड द अवेबिलिटी ऑफ वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन 10.3। उसके बाद हमें ऑब्जर्व करना है अवेबिलिटी ऑफ वाटर, वाटर का, सनलाइट का या क्लोरोफिल का और कार्बन डाइऑक्साइड का 10.3 में। रिमूव द लीफ एंड टेस्ट इट फॉर स्टार्च यूजिंग द आयोडीन टेस्ट। उसके बाद लीफ को हटाना है और उसको हमको स्टार्च का चेक करना है। किसकी मदद से? आयोडीन की मदद से। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन 10.3। अब इसके ऑब्जर्वेशन को 10.3 में चेक करना है। ये टेबल है जहाँ पे पार्ट ऑफ लीफ जो कि इनसाइड ऑफ द बॉटल था और एक आउटसाइड था। क्या? अवेबिलिटी ऑफ वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल को चेक करना है दोनों कंडीशन में, और कार्बन डाइऑक्साइड को भी। फिर हमें स्टार्च का टेस्ट करना है। किसकी मदद से? आयोडीन की मदद से हमें चेक करना है कि क्या यहाँ पे स्टार्च है या नहीं है दोनों में। हम क्या नोटिस करेंगे? वी नोटिस दैट अ पार्ट ऑफ द लीफ दैट वाज आउटसाइड द बॉटल टर्न्स ब्लू ब्लैक इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। यानी जो आपका लीफ जो कि बाहर में था, लीफ का जो पोर्शन जो बाहर में था वो किस कलर में हुआ चेंज? ब्लू ब्लैक कलर में हुआ, यानी स्टार्च का प्रेजेंट है, तो यस है। उसके बाद however the part of the leaf inside the bottle does not turn ब्लू ब्लैक। अंदर वाला जो पोर्शन है लीफ का वो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज नहीं हुआ, यानी यहाँ पे स्टार्च नहीं है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? कि फूड इज नॉट मेड इन द पार्ट ऑफ लीफ। खाना जो है वो नहीं बना है लीफ के पार्ट में। दिस इज बिकॉज कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन। कॉस्ट क्यों? क्योंकि जो कॉस्टिक सोडा जो सॉल्यूशन है इनसाइड द फ्लास्क अब्सॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर। अब एयर से जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उसको वो कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन जो है वो अब्जॉर्ब कर लेता है। अब ये एक्सपेरिमेंट क्या शो करता है? ये एक्सपेरिमेंट शो करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर इज एसेंशियल फॉर प्लांट्स टू प्रिपेयर स्टार्च।
यानी ये बताता है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी इम्पॉर्टेंट होता है। ये एक एसेंशियल एयर है जो कि प्लांट्स को स्टार्च प्रिपेयर करने में मदद करता है। ठीक है, अब चलो, बेस्ड ऑन द एक्टिविटी 10.3 10.4 व्हाट डू यू कंक्लूड। 10.3 एंड 4 से हमने क्या समझा? विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ स्टार्च। कौन सा प्लांट का पोर्शन जो है वो स्टार्च के सिंथेसिस में इन्वॉल्व है। Based on our learning so far, we have found that sunlight, water, chlorophyll, and carbon dioxide are essential for द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट। हमने ये जाना, इतने सारे एक्टिविटीज़ करके हमने ये जाना कि सनलाइट, वाटर, क्लोरोफिल एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये सारे के सारे ज़रूरी सामान हैं या पार्ट्स हैं या एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं जिससे कि प्लांट अपना खाना बनाता है या सिंथेसिस करता है। द प्रोसेस इन विच प्लांट प्रिपेयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। जो प्रक्रिया जिससे कि प्लांट जो है अपना खाना बनाता है किसकी मदद से, सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से, उसे हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन हो जाता है डेफिनेशन के लिए। अ लीफ इज द प्राइमरी साइट फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कहाँ होगा? तो लीफ में होता है। ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। टू अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट ऑल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। क्या अदर ग्रीन पार्ट्स जो है वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं? तो हाँ, अदर पार्ट ऑफ द प्लांट विच हैव क्लोरोफिल, जो पार्ट जो क्लोरोफिल कंटेन करता है ग्रीन पोर्शन के लीव्स के अलावा, वो आपका फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा। So far, we have learned that plants take in carbon dioxide from the air and water and uses sunlight to prepare their food by the process of photosynthesis. अब तक हमने ये जाना कि प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं किससे? एयर से, एंड वाटर लेते हैं और सनलाइट को यूज करते हैं अपने खाना को प्रिपेयर करने के लिए विद द हेल्प ऑफ photosynthesis. But have you ever thought about what more happens during this process? क्या बट तुम ये बता सकते हो कि इस प्रोसेस में और क्या होता है? Do plants only take in the substance from their surroundings? क्या प्लांट्स जो है सब्सटेंस को सराउंडिंग से लेते हैं और डू दे रिलीज समथिंग, क्या वो कुछ रिलीज भी करते हैं? लेट अस एक्सप्लोर दिस थ्रू एन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय बरखा दीदी। बट बरखा दीदी से मिलने से पहले हमें ये बातों को ये जान लेना है कि फोटोसिंथेसिस की मदद से प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना बनाते हैं और इसका जो फैक्ट्री है वो किस में प्रेजेंट है? वो है लीव्स के पास। लीव्स में क्या होता है? तो लीव्स में होता है ग्रीन पिगमेंट्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। क्लोरोफिल आपका एसेंशियल प्रोडक्ट है, एसेंशियल रिक्वायरमेंट है प्लांट के खाने के लिए। इसके अलावा हमें क्या चाहिए होता है? इसके अलावा हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है और इसके बाद हमें वाटर की ज़रूरत पड़ती है और इसके साथ साथ प्लांट को सनलाइट की भी आवश्यकता होती है। तो ये चार चीज़ें प्लांट्स को रिक्वायर होता है, जिसके लिए हमने अलग अलग एक्टिविटी से चेक किया, जिसे हमें याद रखना होगा क्योंकि हो सकता है कि ये एक्सपेरिमेंट क्वेश्चंस में पूछ लिए जाए। अब आते हैं कि क्या प्लांट कुछ और मतलब कुछ रिलीज करता है कि नहीं। तो बरखा दीदी एक एक्सपेरिमेंट कर रही है, चलो जानते हैं क्या। तो एक्टिविटी 10.5 लेट अस एक्सप्लोर, लुक एट दिस 10.4। ये फिगर 10.4 को चेक करते हैं। कंपेयर द टू सेट्स अप लेबल्ड ए एंड बी एंड एनालाइज। अब ए और बी को हम एनालाइज करते हैं, उनके सेटअप को देखते हैं और समझते हैं। फिगर 10.4 सेटअप ए में क्या है? इस प्लेस्ड इन सनलाइट। ये जो सेटअप किया गया उसे सनलाइट में रखा गया है। सेटअप बी को हमने डार्क कंडीशन में रख दिया है। व्हाट डिफरेंस डू यू ऑब्जर्व इन द टू सेटअप्स? अब इन दोनों के बीच में क्या अंतर दिखता है? अभी कॉमन बोलो तो सनलाइट प्रेजेंट है यहाँ पे और यहाँ बी में क्या है? नो सनलाइट है। डू यू ऑब्जर्व एयर बबल्स इमर्जिंग इन द इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब इन सेटअप ए? अब क्या तुम्हें कोई एयर बबल्स दिख रहा है जो कि टेस्ट ट्यूब ए में इमर्ज हो रहा है, निकल रहा है? चलो देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ वाइट स्पॉट्स दिख सकते हैं तुम्हें, एयर बबल्स इस पोर्शन पे, जो थोड़ा सा येलोइश पोर्शन भी दिख रहा होगा एयर बबल्स। लेकिन वहीं पर टेस्ट ट्यूब बी में कुछ भी एयर बबल्स हमें नहीं दिख रहा। द गैस प्रोड्यूस इन दिस सेटअप कॉज बबल्स टू इमर्ज। यहाँ पे जो गैस फॉर्म हो रहा है वो बबल्स को कॉज
वो बबल्स को कॉज करता है टू इमर्ज एंड गेट एक्यूमुलेटेड इन इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब। यहाँ पे जो गैस प्रेजेंट होगा वो बबल्स का फॉर्मेशन करता है, जिसकी वजह से ये इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब में एक्यूमुलेटेड मतलब जमा है। अब क्या हुआ, ओ यस आई रिमेम्बर इन आवर साइंस लैब, उनसे याद आया बरखा दीदी को साइंस लैब में के बारे में कि आई हैव सीन अ सिमिलर सेटअप प्लेस अंडर सनलाइट नियर अ विंडो। और उसने ये सेटअप सनलाइट के प्रेजेंस में विंडो के सामने ये सेटअप देखा है। When sufficient gas was accumulated in the inverted test tube, Barkha Didi placed her thumb on the mouth of the test tube while taking the test tube off the setup. जब सफिशिएंट गैस एक्यूमुलेट हो गया, जमा हो गया इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब में, तो बरखा दीदी ने क्या किया, बरखा दीदी ने अपने थंब को टेस्ट ट्यूब के माउथ पे रख दिया while taking the test tube off the setup, और टेस्ट ट्यूब को निकालने के लिए सेटअप से। She then quickly inserted a lit matchstick into the tube. उसके बाद तुरंत उसने मैचस्टिक को जलाया और ट्यूब के सामने रख दिया। एंड द मैचस्टिक प्रोड्यूस एन इंटेंस फ्लेम, और मैचस्टिक में जो आग थी वो थोड़ी और बढ़ गई थी। शी इन्फर्ड, इससे उसने क्या जाना कि शी इन्फर्ड दैट द गैस इज द टेस्ट ट्यूब इज रिच इन ऑक्सीजन। इससे क्या जाना कि टेस्ट ट्यूब में जो गैस प्रेजेंट है वो कौन है, वो ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन से भरा पड़ा है। इट इंडिकेट दैट ऑक्सीजन इज रिलीज, इससे ये समझ आया कि ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हुआ है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में ऑक्सीजन रिलीज हुआ है। इट ऑल्सो इंडिकेट दैट फोटोसिंथेसिस ऑकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इससे हमने ये भी जाना कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। Based on Barkha Didi's experiment, we can conclude that oxygen is released during photosynthesis. बरखा दीदी के एक्सपेरिमेंट से हम क्या कंक्लूड करते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में रिलीज होता है। We know that water, sunlight, carbon dioxide from the air and chlorophyll are necessary to carry out the process of photosynthesis. फोटोसिंथेसिस के लिए हमें चार चीज़ चाहिए होता है, वाटर, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर और क्लोरोफिल की। और इससे हमें क्या प्रोड्यूस होता है, प्लांट क्या प्रोड्यूस करते हैं, प्लांट कार्बोहाइड्रेट को प्रोड्यूस करते हैं। नाउ ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस फूड इज एक्चुअली प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में फूड जो है वो ग्लूकोज के फॉर्म में प्रोड्यूस होती है। ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। दिस ग्लूकोज नॉट ओनली सर्व्स इज एज एन इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, ये ग्लूकोज सिर्फ इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी का काम नहीं करता, बल्कि बाद में ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है स्टोरेज के फॉर्म में। अब इसी को हम इक्वेशन में लिखते हैं। हम क्या देखते हैं रिएक्शन में, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से क्या फॉर्म हो रहा है, ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो रही है। इसके अलावा और क्या है, ऑक्सीजन भी रिलीज हो रहा है। ग्लूकोज क्या है, अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, और यही कार्बोहाइड्रेट किसके फॉर्म में स्टोर होगा, तो स्टोर होगा स्टार्च के फॉर्म में, जिसको हम हमेशा आयोडीन टेस्ट से चेक करते हैं। Many scientists across the world contributed to develop an understanding of photosynthesis. बहुत सारे साइंटिस्ट का अपना योगदान रहा है फोटोसिंथेसिस को अंडरस्टैंड करने में। इन इंडिया रस्तम हरमोजी दस्तूर 1896-1961 studied the process of photosynthesis. रस्तम और मुंशी दस्तूर जो हैं उन्होंने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को पढ़ा था, जाना था, स्टडी किया था। ही वॉज एन प्लांट साइंटिस्ट, ये प्लांट साइंटिस्ट थे, एंड सर्व्ड एज द हेड ऑफ द बॉटनी डिपार्टमेंट ऑफ रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। और रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि बॉम्बे में है, नाउ द इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जिसको हम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि मुंबई में आ गया, उसे हम उसमें ये साइंटिस्ट जो है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को उन्होंने पढ़ा था, स्टडी किया था। फ्रॉम 1921 टू 1935 ही स्टडीड इफेक्ट्स ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर एंड टेम्परेचर ऑन फोटोसिंथेसिस। उन्होंने अमाउंट ऑफ वाटर, कितना पानी कितना टेम्परेचर को फोटोसिंथेसिस में पढ़ा था। ही एग्जामिन्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, टेम्परेचर एंड द कलर लाइट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। उन्होंने पानी की उपयोगिता या टेम्परेचर की इंपॉर्टेंस को जाना था, और इसके साथ कलर लाइट को भी के इम्पोर्टेंस को, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या रोल है वो जानने की कोशिश की थी। तो इंडियंस भी बेवकूफ़ नहीं होते, वो ग्रेट होते हैं, और उन इंडियन साइंटिस्ट के भी बहुत सारे काम हैं जिन्हें हमने अनदेखा करके रखा है। चलो आओ, हाउ डू लीव्स एक्सचेंज गैसेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस।
अब लीव्स जो है वो गैसेस को कैसे एक्सचेंज करते हैं फोटोसिंथेसिस में। वी नाउ नो दैट photosynthesis require carbon dioxide and oxygen is released in the process. Which part of the plant helps in the exchange of carbon dioxide and oxygen? Let us conduct an activity to understand where the exchange of gases take place. हमने ये जाना कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिक्वायर होती है और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होती है, लेकिन ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, तो इसी को हम चलो पढ़ते हैं और उसके लिए एक एक्टिविटी भी करते हैं। Now, activity 10.6, let us examine demonstration activity. The teacher may demonstrate this activity. Collect a leaf from the plant such as rohio, money plant, onion, hibiscus, cilius और any grass. हमें एक प्लांट के पत्ते को लेना है, किसी को भी ले सकते हो, रोहियो ले सकते हो, मनी प्लांट ले सकते हो, अनियन या हिबिस्कस या सीलियस या किसी ग्रास का भी हम लीफ ले सकते हैं। उसके बाद हमें बीकर में उसे पानी में ऐड कर देना है। फिर केयरफुली पील ऑफ अ थिन लेयर ऑफ द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ। हमें लीफ के लोअर सरफेस को पील करना है, छीलना नहीं है, निकालना है, थोड़ा थोड़ा पील करना है। प्लेस द पील इन द वॉच ग्लास विथ वाटर, और वो जो पील किया है उसे हमें वॉच ग्लास में ऐड करना है पानी के साथ। नाउ टेक अ माइक्रोस्कोप स्लाइड को लेके एंड ऐड पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर इन इट। अ ड्रॉप ऑफ वाटर को ऐड करना है। यूजिंग अ फॉरसेप की मदद से जो आपने पील किया है उसे, उस लीफ को हमें वॉच ग्लास से ग्लास स्लाइड में ट्रांसफर कर देना है। पुट अ ड्रॉप ऑफ इंक ऑन द लीफ पील विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर की मदद से एक ड्रॉप इंक का ऐड कर देना है उसके उस लीफ पील पे। कवर द पील विद अ कवर स्लिप एंड ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप। उसके बाद वो पील को हमें कवर स्लिप से कवर कर देना है और उसे हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे। What do you observe? Do you notice any tiny pores in the on the peel as shown in the figure 10.6? तुम क्या ऑब्जर्व करते हो? तो क्या तुम्हें छोटे छोटे पोर्स दिखते हैं, छिद्र दिखते हैं पील्स में? इस पोर्स को हम क्या नाम देते हैं? इस पोर को हम लोग स्टोमेटा नाम देते हैं। स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा जो है वो प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ। स्टोमेटा जो है वो लीफ के सरफेस पे प्रेजेंट है ताकि गैसेस के जो एक्सचेंज हो सके। तो हमने ये भी जाना कि लीव्स में और क्या प्रेजेंट है। लीव्स में स्टोमेटा प्रेजेंट होता है और ये स्टोमेटा का काम क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और ये कौन से गैसेस की बात हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा और O2 अंदर आएगा। सही पकड़े हो? ये चीज गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अंदर आएगा और ऑक्सीजन क्या करेगा? वो बाहर की तरफ चलेगा। ठीक है, चलो अब आते हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। प्लांट में जो ट्रांसपोर्ट होता है वो कैसे होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स और वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? अभी तक हम ये पढ़ रहे थे कि ग्रीन प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। ठीक है, तो मदद तो करता है, इसके लिए हमें वाटर की भी ज़रूरत होती है। तो वाटर और मिनरल्स रूट से हमारा डिफरेंट पार्ट ऑफ द पोर्शन में कैसे जा रहा है, इसको पढ़ेंगे। ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू ग्रो। सारे जीव जंतु को पानी की आवश्यकता होती है। प्लांट यूज वाटर इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट भी पानी को यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस में। वाटर अलोंग विद द मिनरल प्रेजेंट इन द सॉइल इज टेकन अप बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट। वाटर और जो मिनरल्स जो कि प्रेजेंट होते हैं सॉइल में, वो रूट के सहारे प्लांट के पास आते हैं। मिनरल्स आर इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। मिनरल्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट या ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्लांट के ग्रोथ के लिए। हाउ डू वाटर एंड मिनरल्स टेकन अप बाय द रूट्स मूव टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट? सॉइल से जो वाटर एंड मिनरल्स जो है प्लांट के डिफरेंट पोर्शन पे कैसे पहुंचते हैं, ये जानना है। वी कैन स्टडी वाटर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट बाय कैरिंग आउट एन एक्टिविटी। ये वाटर ट्रांसपोर्ट को हम एक एक्टिविटी के तौर पे भी समझ सकते हैं, जहाँ पे हमें 2 ग्लास टम्बलर, सम वाटर कुछ पानी, रेड इंक चाहिए होगा और ट्विक्स ऑफ 2 सिमिलर टेंडर प्लांट। टेंडर प्लांट जो लिचीली प्लांट्स होते हैं उसकी ट्विक्स चाहिए होगी, प्रेफरेबली विथ वाइट कलर फ्लावर, जिसमें वाइट कलर की फ्लावर्स हो। फॉर एग्जाम्पल वाइट सदाबहार, बल्सम, ये सारे को हम यूज कर सकते हैं। टेक 2 टम्बलर्स एंड लेबल देम ए एंड बी। 2 ग्लास टम्बलर लेंगे जिसको हम क्या लेबल करेंगे? ए और बी कर देंगे। फिल 1/3 ऑफ ईच टम्बलर। 1/3 टम्बलर को हम फिल कर देंगे और वाटर से एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड इंक, और एक में हम रेड इंक डाल देंगे, किसमें? टम्बलर बी में। Obliquely cut the stem of both the plant at their base while keeping them inside the water.
और उसके बाद हमें स्टेम्स को कट कर देना है पोर्शंस को, और उसे हम वाटर के इनसाइड में डाल देंगे और उसे दोनों के दोनों को अलग अलग टम्पलर में हम ऐड कर देंगे। ऑब्जर्व दी प्लांट ऑन द नेक्स्ट डे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे प्लांट को चेक करेंगे। व्हाट डू यू नोटिस? तुम क्या नोटिस करोगे? कंपेयर द प्लांट स्टेम्स प्लेस्ड इन द टम्बलर्स। डू यू ऑब्जर्व रेड कलर इन द स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर? तुम्हें क्या नोटिस होगा? तो जिसमें रेड कलर का इंक था वहां पे टम्बलर बी में आपका रेड कलर आ जाएगा, किसमें? स्टेम में, लीव्स में और फ्लावर्स में। फिगर 10.7 सी एंड डी शो द प्लांट आफ्टर 1 डे। ये जो फिगर है 10.C और डी प्लांट का जो कलर, जो चेंजेस जो एक दिन के बाद आए वो दिखा रहा है। अ रेड कलर इज विजिबल इन द स्टेम। रेड कलर जो है वो विजिबल होगा स्टेम में, लीव्स में और फ्लावर्स में ऑफ द प्लांट इन फिगर 10.7D में। ये चेंजेस आपको दिखेगा। How did different parts of the plant acquire this red color? अब ये रेड कलर कैसे आया? Cut the stem into the upper part of the plant. स्टेम को कट कर देना है उसके अपर पार्ट ऑफ द प्लांट में, दैट इज नॉट इमर्स्ड इन द रेड कलर। जो पानी के अंदर डिप नहीं है उसके पोर्शन को, स्टेम को लेना है और उसको कट करना है। ऑब्जर्व द कट स्टेम यूजिंग अ मैग्नीफाइंग ग्लास। उसके बाद मैग्नीफाइंग ग्लास से हमें जो स्टेम जो कट गया उसे चेक करना है। यू स्पॉट द रेड कलर। अब तुम्हें कुछ रेड कलर का स्पॉट दिखेगा स्टेम के अंदर। हाउ डज द रेड कलर इंक मूव अपवर्ड? अब ये रेड कलर का जो इंक है वो ऊपर की तरफ कैसे गया? दिस इज ड्यू टू द थिन ट्यूब। और ये किसकी मदद से गया? एक थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसका नाम क्या है? जाइलम। Xylem is present in the stem, branches and leaves of the plant. Just like red ink जैसा minerals dissolved in the water also move up the stem through the xylem. जैसे रेड इंक जो है वो रूट से, यानी आपका स्टेम के नीचे वाले जो स्टेम के पोर्शन से वो ऊपर की तरफ आया, ठीक उसी तरह आपका रूट से पानी या मिनरल्स ऊपर की तरफ, प्लांट के ऊपर वाले पोर्शन की तरफ आते हैं। किसकी मदद से? जाइलम की मदद से। Now we know that water and minerals are transported to the leaves and other part of the plant through xylem. अब हम ये जानते हैं कि वाटर और मिनरल्स जो है वो ट्रांसपोर्ट किया गया किसमें? लीव्स की मदद से टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट थ्रू जाइलम। डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट जो है वाटर और मिनरल्स को प्रोवाइड होता है किसकी मदद से? जाइलम की मदद से। द वाटर ट्रांसपोर्टेड थ्रू द जाइलम इज यूज टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन। और ये वाटर जो कि आपका ट्रांसपोर्ट हुआ है जाइलम की मदद से वो अलग अलग एक्टिविटी परफॉर्म करता है, अलग अलग फंक्शंस। हाउ डज फूड गेट ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट? अब पानी के बारे में तो जान लिया कि जाइलम की मदद से पानी जो है वो डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट में पहुंचता है रूट से, लेकिन फूड कैसे पहुंचता है अदर पार्ट ऑफ द प्लांट? क्योंकि वो तो लीव्स में बन रहा है। तो चलो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड के बारे में पढ़ते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। वी नो दैट लीव्स आर द प्राइमरी साइट फॉर द फोटोसिंथेसिस। हम जानते हैं कि लीव्स जो है वो इंपॉर्टेंट साइट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट फोटोसिंथेसिस के लिए। द फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट इन द लीव्स इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट। जो खाना बना है लीव्स में वो अलग अलग पार्ट ऑफ द प्लांट में पहुंच जाता है। ठीक उसी तरह जैसे मम्मी खाना बनाती है और हम छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं, पापा को या चाचा को, मामा को खाना प्रोवाइड करते हैं। This food is transported through another set of thin tube-like structure called phloem. ये फूड जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है another set of thin tube-like structure, thin tube जैसा स्ट्रक्चर जिसका नाम है phloem, उसकी मदद से फूड ट्रांसफर होता है। The transported food may also be stored in some other parts of the plant. ये जो फूड जो ट्रांसपोर्टेड हुआ है वो आपका अदर पार्ट ऑफ द प्लांट में भी स्टोर हो सकता है, जैसे कि सीड्स में हो या रूट्स में हो। तो ये फिगर दिखा रहा है यहाँ पे दो पार्ट को। सबसे पहला चीज कि वाटर ट्रांसपोर्ट थ्रू जाइलम, ये जो ब्लू कलर के पोर्शंस हैं ये दिखा रहा है कि जाइलम की मदद से पानी कैसे ट्रांसफर हो रहा है, यानी वो ऊपर की तरफ जा रहा है। और यहीं पे लीव्स का क्या दिखा रहा है कि लीव्स से आपका खाना जो है वो डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट पे भी जा रहा है, यानी नीचे भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है। तो ये बात भी ध्यान रखने का है कि जाइलम में आपका रूट से आपका अदर पार्ट ऑफ द प्लांट पे जा रहा है, लेकिन वहीं पे लीव्स में जो खाना, जो फूड बन रहा है वो आपका ऊपर भी जा रहा है और लोअर भी जा रहा है, यानी रूट पे भी जा रहा है और अपर पार्ट ऑफ द प्लांट पे भी जा रहा है।